एक बार हम फैट को भी रिवाइज करेंगे, बट उससे पहले एक बार प्रोटीन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो प्रोटीन हमारा पेज नंबर 24 पर है, सो 24 पर आ जाइए। प्रोटीन का वर्गीकरण। तो पहले तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको प्रोटीन के बारे में जानकारी देती हूँ। प्रोटीन हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे शरीर में मैक्सिमम हिस्सा जो है प्रोटीन का ही बना हुआ है। मैक्सिमम जितनी सेल्स हैं उसके लिए जो मतलब उसका मेन कंपोनेंट है सेल्स का, वो प्रोटीन से ही बनता है, प्रोटीन का ही है। तो इसलिए हमारे शरीर में मैक्सिमम हिस्सा प्रोटीन का ही आता है। अब यहाँ पर बात करते हैं, जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है वो एमिनो एसिड्स में होता है, यानी कि जो सिंपलर फॉर्म है प्रोटीन की, वो जो है अमीनो एसिड है। तो जो जैसे ये जो दो अमीनो एसिड हैं, अब इनके बीच में बॉन्ड जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड है। पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू अमीनो एसिड आपस में जुड़े होते हैं। यहाँ पर लिखा है प्रोटीन अमीनो एसिड की श्रृंखलाएं जो पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। लगभग 20 प्रकार के अलग अलग अमीनो एसिड्स होते हैं। 20 उनकी श्रृंखलाओं के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो 20 जो अमीनो एसिड्स हैं, इसमें से लगभग 9 अमीनो एसिड्स जो हैं वो असेंशियल हैं, या आवश्यक अमीनो एसिड्स या एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहा जाता है 9 को। और 11 को जो है वो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। तो उसको अभी हम जानेंगे यहाँ पर क्लासिफिकेशन में। तो क्लासिफिकेशन यहाँ पर प्रोटीन का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो पहला तो है इसमें रासायनिक प्रकृति के आधार पर, केमिकल कंपोजिशन के आधार पर जो है प्रोटीन का क्लासिफिकेशन 3 तरीके के होते हैं। सरल यानी सिंपल प्रोटीन, संयुग्मित यानी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, और तीसरा व्युत्पन्न प्रोटीन, डेराइव्ड प्रोटीन। तो सरल प्रोटीन वो होते हैं जो बिल्कुल सिंपल प्रोटीन है, जैसे एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो है एग व्हाइट के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसको एल्ब्यूमिन कहते हैं। ग्लोब्यूलिन, ग्लूटेनिन, रेशेदार प्रोटीन, हिस्टोन, ये कुछ सिंपल प्रोटीन है, यानी कि ये आपस में सिंपल पेप्टाइड बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े हुए हैं, कोई और चीज इनके साथ नहीं जुड़ी हुई है। तो ये है सिंपल प्रोटीन। दूसरा आता है कॉन्जुगेटेड। इसमें एक प्रोटीन है, दूसरा चीज जो इसके साथ जुड़ी हुई है वो नॉन प्रोटीन है, यानी कि वो प्रोटीन नहीं है। अलग अलग चीजों के साथ एक प्रोटीन जब जुड़ती है तो उसको संयुग्मित प्रोटीन कहा जाता है, या कॉन्जुगेटेड। जैसे ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइको यानी कि कार्बोहाइड्रेट है, और प्रोटीन एक प्रोटीन है। लिपोप्रोटीन यानी लिपिड है। लिपो क्या है? लिपिड है, और प्रोटीन है। न्यूक्लियोप्रोटीन तो यानी न्यूक्लिक एसिड के साथ प्रोटीन जुड़ा, यानी कि जब जैसे हीमोग्लोबिन। तो ये सब जो है कि जो एक ऐसी चीज के साथ जुड़ी हुई है जो कि नॉन प्रोटीन चीज है उसके साथ, तो इसको कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहा जाता है। थर्ड इज व्युत्पन्न प्रोटीन, जो कि डेराइव्ड हुई है, मतलब किसी चीज पे प्रोसेस हुई है, उस प्रोसेस के द्वारा जो बना है उसे उसको जो बाद में प्रोडक्ट बना है उसको कहा गया है यहाँ पर डेराइव्ड प्रोटीन या व्युत्पन्न, मतलब किसी चीज के द्वारा उत्पन्न हुई प्रोटीन। ठीक है, तो इसको व्युत्पन्न प्रोटीन, मेटा प्रोटीन, जमा हुआ प्रोटीन, प्रोटियोज, पेप्टोन, पेप्टाइड। ठीक है, तो इस तरीके से चाहे एंजाइम्स के प्रोसेस से हो, हॉर्मोन्स, किसी भी चीज के ब्रेकडाउन से हो, तो यानी कि किसी चीज से डेराइव हुई है, पैदा हुई है। इसके बाद दूसरा क्लासिफिकेशन आता है रासायनिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण, मोनो अमीनो। यहाँ पे भी लगभग 5 प्रकार के अमीनो एसिड्स बताए गए हैं। मोनो अमीनो एसिड, जहां अमीनो एसिड का एक मॉलिक्यूल है, मोनो अमीनो। कार्बोक्सिलिक एसिड का भी एक मॉलिक्यूल है। दूसरा मोनो अमीनो एसिड एक है। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड 2 है। फिर डाइमिनो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो जहां पे अमीनो एसिड के 2 मॉलिक्यूल हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड का एक है। फिर आता है चौथा सल्फर युक्त अमीनो एसिड, एंड फिफ्थ एरोमेटिक एंड हाइड्रोक्सिलिक अमीनो एसिड। तो ये
रासायनिक गुणों, देखिए रासायनिक प्रकृति और रासायनिक गुणों दोनों के बेस पे क्लासिफिकेशन अलग अलग पूछा जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना होगा कि आपको आंसर किस बेस पे देना है। क्वेश्चन आंसर देने से पहले क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आंसर कई बार हम जानते हैं पर क्वेश्चन को सही तरीके से ना पढ़ने की वजह से हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ना है कि रासायनिक गुणों के आधार पर या केमिकल कंपोजिशन के आधार पर, प्रकृति के आधार पर पूछा गया है। अब यहाँ पे पूछा गया है एमिनो एसिड सामग्री के आधार पर, जो मैंने अभी आपको बताया, आवश्यक, अनावश्यक यानी गैर जरूरी या फिर सशर्त। तो इनको ये क्या है ये जान लेते हैं। आवश्यक या असेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं जो हमारा शरीर जिनको नहीं बनाता है, यानी कि वो असेंशियल है, हमें बाहर अपनी डाइट से उन्हें लेना जरूरी है, हमारा शरीर उनको नहीं बनाएगा। ठीक है, तो हमारा शरीर नहीं बनाएगा तो हमें बाहर अपनी डाइट में वो अमीनो एसिड्स का होना जरूरी है, असेंशियल है। तो इसलिए 9 प्रकार के ये होते हैं असेंशियल एमिनो एसिड, टोटल 20। सो 9 एमिनो एसिड्स असेंशियल होते हैं, यानी कि 9 एमिनो एसिड्स आपका शरीर नहीं बनाएगा, आपको इनको खाने से ही पूर्ति करनी पड़ेगी। गैर जरूरी, जो आपका शरीर खुद सिंथेसिस कर रहा है जिन एमिनो एसिड्स को, तो वो नॉन असेंशियल, यानी कि आपको उन एमिनो एसिड्स की जरूरत नहीं है अपनी डाइट में लेने की, क्योंकि आपकी बॉडी खुद उन्हें सिंथेसिस कर सकती है, बना सकती है। सशर्त रूप से आवश्यक, कई बार हम बीमार हो जाते हैं या हम एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं या हमारी ग्रोथ जब होती है तो हमारी उन एमिनो एसिड्स की पूर्ति नहीं हो पाती जितना कि शरीर बना रहा है, तो वो हमें डाइट से ही लेने पड़ते हैं। कई बार हम बहुत बीमार हो जाते हैं तो शरीर प्रॉपर हर चीज सिंथेसिस नहीं कर पा रहा होता, या हमारी बहुत फास्ट ग्रोथ हो रही होती है जब बच्चा ग्रोइंग एज में है, तो उस समय, या फिर आप बीमार हो गए, तो अलग अलग कंडीशंस हैं, तो उस समय या प्रेगनेंसी के दौरान, तो उस समय आपकी वो पूर्ति शरीर नहीं, वो वैसे गैर जरूरी है, यानी कि शरीर बना सकता है पर शरीर उतनी मात्रा में नहीं बना पा रहे, तो आप उनको डाइट से पूरी करोगे, तो इसलिए वो सशर्त रूप से आवश्यक हो गए हैं। तो ये आपका क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ। अब पेज नंबर 25 पर प्रोटीन के स्रोत एवं कार्य। निम्न आय समूह के आहार पर प्रोटीन के महत्वपूर्ण स्रोत अनाज और फलियां हैं, लेकिन किसी भी एक एसिड का समग्र अनुपात मनुष्य के लिए आवश्यक अमीनो एसिड से भिन्न है, इसलिए इन प्रोटीन को कम जैविक मूल्यों के लिए जाना जाता है। अधिकांश पशु प्रोटीन जैसे मांस, मछली, अंडे, दूध प्रोटीन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं और इनका जैविक मूल्य उच्च है। तिलहन भोजन, सोया भी प्रोटीन के समृद्ध स्रोत है, क्योंकि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे शरीर में अमीनो एसिड्स अधिकता को संग्रहित किए जा सके, तो शरीर को पूरी मात्रा में आपूर्ति की जाती है, तो उनका सबसे कुशलता से उपयोग किया जा सकता है। इससे मिश्रित आहार खाने से प्राप्त किया जा सकता है। दूध, ब्रेड, पनीर, मछली, चिप्स आदि के साथ अनाज जैसे वनस्पति प्रोटीन। तो देखो यहाँ पे क्या है कि एनिमल बेस्ड फूड जो है, ध्यान दीजिए, एनिमल बेस्ड फूड जो है एक तरीके से कंप्लीट प्रोटीन का सोर्स आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। एनिमल सोर्स फूड जो एनिमल से आ रहा है, जैसे मिल्क, जैसे एग, ठीक है, चीज, तो इनमें सभी, जैसे दूध है, दूध के अंदर ऑलमोस्ट सभी जो असेंशियल एमिनो एसिड्स हैं, जो असेंशियल यानी खान पान से केवल 9 ही मिल सकते हैं, यानी खाने के द्वारा अगर हम बात करें बाहर से 11 को छोड़ दो, 11 तो हमारा शरीर खुद बना ही रहा है। अब हम बात सिर्फ 9 एमिनो एसिड्स की करेंगे जो कि हमें डाइट के द्वारा पूरे करने हैं। तो ये 9 जो एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं, कोई भी
एनिमल बेस्ड फूड ही ऐसे हो सकते हैं जिनमें नो के नो किसी भी एक चीज के अंदर प्रेजेंट हो। ठीक है, तो जैसे कि मिल्क है, एग है, तो इन सब के अंदर ये अमीनो एसिड्स एक चीज के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। और ऐसा कहा जाता है जो एग है उसके प्रेजेंट भी सभी हैं, और उसको उसको डाइजेस्ट करना भी थोड़ा इजी है, इजी डाइजेस्टेबल है। लेकिन प्लांट बेस्ड प्रोटीन क्या होते हैं, वो एक ही चीज में 9 के 9 अमीनो एसिड प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है आपको, यहाँ पे कहा गया है, देखिए कि यदि शरीर की पूरी मात्रा में आपूर्ति की तो कुशलता से उपयोग किया जाना चाहिए। मिश्रित आहार खाने से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे दूध, ब्रेड, पनीर, मछली, चिप्स आदि के साथ अनाज से प्रोटीन। तो कॉम्बिनेशन में यानी कि प्लांट बेस्ड डाइट से आप सभी अमीनो एसिड्स को एक ही चीज में पूरा नहीं पा सकते हैं। जैसे अनाज, गेहूं है, गेहूं में कुछ अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं प्रोटीन वाले, लेकिन चावल में अलग हैं। जो गेहूं में है वो चावल में नहीं है, जो चावल में है वो गेहूं में नहीं है। ठीक है, जो दाल में है वो चावल में नहीं है, जो चावल में है वो दाल में नहीं है। इसीलिए दाल और चावल का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, जो क्योंकि दाल में भी है, चावल में भी है, पर जो दाल में है वो चावल में नहीं। जो यानी कि एक दूसरे को अगर मिक्स करके खाएंगे, यानी कि साथ में खाएंगे, तो आपके 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स पूरे हो सकें। इसी तरीके से रोटी, अगर आप जैसे दाल रोटी खाते हैं, तो जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स आपकी दाल में है वो रोटी में नहीं है, जो मतलब सब मिलके आपके एसेंशियल अमीनो एसिड्स को पूरा कर देंगे या कर सकते हैं। इसी बेस पर खाने के कॉम्बिनेशन को बनाया जाता है। ठीक है, तो अब आप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। तो कुछ महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की मात्रा के लिए यहाँ पे एक टेबल दिया गया, उस पर बाद में चलेंगे। शरीर में विभिन्न प्रोटीनों में से प्रत्येक जीवन में रखरखाव के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं। जैसे जो सेल्स है हमारी, जो शरीर में लाखों लाख संख्या में लगभग 30 लाख नंबर्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं, तो वो उनका जो मटेरियल है जिनसे वो बनती हैं वो क्या है, वो प्रोटीन है। यानी कि प्रोटीन से ही बेसिकली आपकी सेल्स बनी होती हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, शरीर में प्रोटीन की किसी भी हानि का मतलब सेल्यूलर फंक्शन में हानि है। समझ गए? तो अगर प्रोटीन की आपको डेफिशिएंसी हो रही है, कमी हो रही है या कोई भी हानि हो रही है, तो उसका मतलब सेल्यूलर फंक्शन, सेल्यूलर मतलब सेल्स या कोशिका, क्योंकि कोशिका उसी से बनी हुई है, तो उसको तो हानि होगी अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी होगी। तो लिपिड और कार्बोहाइड्रेट के विपरीत, लिपिड मतलब फैट की बात करें, प्रोटीन और लिपिड और कार्बोहाइड्रेट के विपरीत प्रोटीन का शरीर में कोई वास्तविक भंडार नहीं होता, इसका स्टोरेज नहीं है। जब मनुष्य प्रोटीन से वंचित और अपर्याप्त रूप से आपूर्ति किया जाता है, तो वह अपने ऊतक की कार्य क्षमता में से कुछ को, लेकिन सभी को नहीं, कैटाबोलाइज करके इस आहार संबंधी कमी की भरपाई करता है। अगर प्रोटीन की कमी हो रही है आपके अंदर, तो वो क्या करेगा, अपने जो टिश्यू हैं उनको ब्रेक डाउन करेगा, उससे अपनी पूर्ति को पूरा करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो वो उनको पूरा करने की कोशिश किससे पूर्ति करता है, टिश्यू से, फिर वो उस चीज को पूरा करने की कोशिश करता है। इस प्रकार प्रोटीन विकास और शरीर निर्माण में। हाँ, तो अब हम ये जानते हैं कि प्रोटीन के फंक्शन क्या हैं, प्रोटीन का काम क्या है हमारे शरीर में। तो प्रोटीन का पहला काम तो आता है शरीर के निर्माण में। देखिए, नॉर्मली अलग अलग वैल्यू बताई गई है, प्रोटीन की जो मात्रा है सजेस्ट की गई है, लेकिन हम बात करें अगर जब जैसे एक महिला प्रेग्नेंट है, तो उसको एक नॉर्मल वयस्क
व्यक्ति के कंपैरेटिवली कई गुना ज्यादा प्रोटीन चाहिए होता है प्रेग्नेंट लेडी को, क्योंकि वो उसके अंदर एक मतलब ग्रोथ हो रही है बच्चे की। तो ग्रोथ के लिए किससे हो रही है? प्रोटीन से हो रही है। तो प्रोटीन से ही तो सेल्स बन रही है जिससे बच्चा बन रहा है, तो यानी कि उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। तो गर्भवती महिला को प्रोटीन की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, और उससे ज्यादा जरूरत उसको तब होती है जब वो ब्रेस्ट फीडिंग टाइम पे होती है। तो उस समय क्योंकि बच्चा ग्रोथ पे होता है और उसकी सभी पूर्ति जो है माँ के दूध द्वारा होती है, तो उस समय प्रोटीन की आवश्यकता उस महिला को और ज्यादा मात्रा में होती है। उसके बाद जो बच्चा है जब वो ग्रोइंग एज में है, तो जब छोटा बच्चा है मतलब नवजात शिशु या थोड़ा और, तो उस समय उसकी प्रोटीन की मात्रा काफी हाई रहती है। जब उसकी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है उसके बाद जाकर प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो डाउन होनी शुरू होती है, और एक वयस्क व्यक्ति की कंपैरेटिवली उतनी जरूरत नहीं होती जितनी कि छोटे बच्चे की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो प्रोटीन यदि आहार से तो प्रोटीन का कार्य ऊतक वृद्धि और रखरखाव है। ऊतक माने टिश्यू। सो टिश्यू का सेल्स का डेवलपमेंट, टिश्यू का सभी का किससे होता है? प्रोटीन से। प्रोटीन में अमीनो एसिड्स होते हैं। निर्माण खंड हमारा जो निर्माण कार्य है वो कौन करता है? प्रोटीन, जिनका उपयोग शरीर की मांसपेशियों, हड्डी, त्वचा, रक्त, अन्य अंगों का निर्माण करने और रखरखाव के लिए होता है। इस प्रकार प्रोटीन विकास और शरीर निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऊर्जा स्रोत, दूसरा कार्य प्रोटीन का है ऊर्जा स्रोत। यदि आहार कार्बोहाइड्रेट वसा से पर्याप्त कैलोरी प्रदान नहीं करता तो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म द्वारा तो फिर इसका ब्रेकडाउन होता है, इसकी प्रोटीन के द्वारा वो आवश्यकता पूरी होती है। 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी कैलोरी मिलती है? 4 किलो कैलोरी मिलती है, जबकि फैट से सबसे ज्यादा मिलती है। 1 ग्राम से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह प्रोटीन का मुख्य कार्य नहीं है। एनर्जी देना जो है वो इसका मुख्य कार्य नहीं है। मुख्य कार्य एनर्जी देना किसका है? कार्बोहाइड्रेट का। या सेकेंडरी नंबर पर जो है फैट का है। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? निर्माण करना, रिपेयर करना, इन सब में। ऐसा तभी होता है जब आहार पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा देने वाले पोषक तत्वों की आपूर्ति नहीं करता है। जब ये एक इमरजेंसी एनर्जी सोर्स आप मान सकते हैं। प्रोटीन एक इमरजेंसी एनर्जी सोर्स है। जब कुछ भी ना हो तो प्रोटीन एनर्जी देगा। एंजाइम्स के रूप में भी प्रोटीन काम करता है। गर्भधारण से मृत्यु तक जीवित जो कोशिकाएं हैं ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं और ईंधन का मेटाबॉलिज्म करती हैं। कोशिकाएं नए उत्पादों को संश्लेषित करती हैं, दूसरों को खराब करती हैं और आमतौर पर मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है। इन प्रक्रियाओं के घटित होने के लिए उत्प्रेरकों का काम करते हैं, एंजाइम्स कहते हैं। एंजाइम्स कहे जाने वाले उत्प्रेरक प्रोटीन होते हैं। एंजाइम्स प्रोटीन का सबसे बड़ा, सबसे विशिष्ट वर्ग है। प्रत्येक एंजाइम अद्वितीय है और एक विशिष्ट प्रकार की प्रक्रिया प्रेरित करता है। कोशिका में एंजाइम सेलुलर डिब्बों यानी कि साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया आदि में पाए जाते हैं। तो सेल्स के अंदर एंजाइम्स यानी कि जो मेटाबोलाइज करते हैं, मेटाबोलाइज मतलब खाने से पोषक तत्वों से ऊर्जा का निर्माण करना। पोषक तत्व कोई सीधा सीधा एनर्जी थोड़ी दे रहे हैं। पोषक तत्वों से ऊर्जा का निर्माण किया जाता है जो सेल के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के में। अब जो वो प्रोसेस है उस मेटाबॉलिज्म की, वो सेल के अंदर होती है। ठीक है, हर एक कोशिका के अंदर होती है। तो वो प्रोसेस करने में जो है एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। एंजाइम्स का काम क्या है? मेटाबोलाइज करना। तो इसमें अधिकतर जो है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, तो सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म यानी अगर सेल्स के स्ट्रक्चर बड़े, जो पूरा लिक्विड भरा हुआ होता है सेल्स के अंदर, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। उसके अंदर न्यूक्लियस होता है।
ठीक है, जिसके अंदर हमारे जो पूरे डीएनए आरएनए सब कुछ अंदर पूरा जुड़े रहता है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो इन जगह हमारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, साथ ही कोशिका दीवार के भीतर और आसपास की झिल्लियों में भी पाए जाते हैं, सेल वॉल्स में भी। एक एंजाइम का स्थान उसकी विशेषताओं में से एक है, कुछ हद तक मेटाबॉलिज्म इसकी भूमिका को निर्धारित करता है। मैं एंजाइम्स के रूप में आप एमाइलेज को ध्यान में रख सकते हैं। एमाइलेज एंजाइम जो है वो एक प्रोटीन है। लैक्टेज एंजाइम एक प्रोटीन है जो कि प्रोटीन है बट एंजाइम की तरह काम करता है। वाहक के रूप में भी प्रोटीन काम करता है। वाहक मतलब एज अ ट्रांसपोर्टर। तो शरीर के उत्कोर अंगों के बीच रक्त में बड़ी संख्या में, जो रक्त है, ब्लड है, बड़ी संख्या में होते हैं कुछ योग, जैसे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो ग्लोबिन है वो क्या है, वो प्रोटीन है, हीम के साथ जुड़ा है और वो क्या करे, ट्रांसपोर्ट का काम करे। हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन का ट्रेवल कराना, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। तो ठीक है, एज अ ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन, यहाँ पे हीमोग्लोबिन एक्ट एज अ ट्रांसपोर्टर। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन रक्त के अंदर एक ट्रांसपोर्टर की तरह काम करता है। और इतना ही नहीं, रक्त में अघुलनशील यौगिकों को परिवहन के लिए आवश्यक विशिष्ट प्रोटीन, लेकिन इन यौगिकों का परिवहन प्रक्रिया के दौरान होने वाली अंगों की प्रतिक्रिया से बचाने भी आवश्यक होता है। तो परिवहन के रूप में भी प्रोटीन काम करता है। जल संतुलन के रूप में भी प्रोटीन काम करते हैं, चूंकि सबस्ट्रेट और विलय की झिल्लियों यानी कि जो वाटर बैलेंस है, स्थानांतरित आदान प्रदान किया जाता है, इसलिए झिल्ली के प्रत्येक तरफ असमान दबाव बनाए रखने के लिए पानी के प्रवाह की प्रवृत्ति होती है। यदि समान इक्वल नहीं होना चाहिए, एक जगह हाई प्रेशर रहेगा, एक तरफ लो रहेगा, उसको मेंटेन करना। यदि समान दबाव नहीं बनाए रखते तो व्यक्तिगत कोशिकाएं या तो आंतरिक पानी की कमी से सिकुड़ जाएंगी या अधिक पानी से फट जाएंगी। तो एल्ब्यूमिन अपने आकार और प्रचुरता के कारण आसमातिक दबाव को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रोटीन हार्मोन, विशेष रूप से एंटी मूत्रवर्धक हार्मोन एडीएच, जल संतुलन को नियंत्रित करने की भूमिका निभाता है। जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है कि मूत्रवर्धक हार्मोन यानी एडीएच, ये जो है यूरिन को पास करता है बाहर, तो जल संतुलन इससे बना रहे को नियंत्रित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर जैविक बफर के रूप में भी ये काम करता है। प्रोटीन में हाइड्रोजन आयनों को स्वीकार करने या दान करने की क्षमता होती है। ये आयंस का भी मूवमेंट करते हैं और ऐसा करके वे जैविक बफर के रूप में काम करते हैं। रक्त में 3 महत्वपूर्ण बफरिंग सिस्टम होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन, हीमोग्लोबिन, अकार्बनिक एसिड, बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो इनके कुछ महत्वपूर्ण कार्य अभी अच्छा बच्चे हैं। संरचनात्मक तत्व या संरचनात्मक इकाइयों के रूप में प्रोटीन कोशिका में प्रवेश करने या छोड़ने वाले विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को बांधने या छोड़ने के लिए एंजाइम, वाहक, बाइंडिंग या रिसेप्टर। अच्छा, क्या होता है कि ये एज अ रिसेप्टर भी काम करता है। तो रिसेप्टर मतलब कहता है कि मतलब किसी भी चीज को कि सेल्स के अंदर जाने के लिए एक तरीके से परमिशन देना, ऐसा भी आप इसका ये फंक्शन है। तो ये रिसेप्टर साइट या प्रवेश बंदरगाह के रूप में, मतलब सेल्स के बाहर एक रिसेप्टर के रूप में भी काम करता है। इस प्रकार प्रोटीन कोशिका झिल्ली की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाइयों के रूप में कार्य करता है। जो सेल वॉल के बाहर ये प्रेजेंट होता है, तो जिससे ये एज अ रिसेप्टर, ठीक है, उस चीज को फिर परमिशन देता है, सेल्स के अंदर एंट्री देता है। ठीक है, पर कोशिका में प्रवेश करने या छोड़ने वाली विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को बांधने या छोड़ने के लिए एंजाइम, वाहक, तो जैसे सेल्स के अंदर कोई चीज को एंट्री देनी है, कोई चीज को एग्जिट देनी है ना, तो या फिर उन्हें परमिशन देनी है उन्हें अंदर, तो उनका काम भी ये करते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन कोशिका में प्रवेश करने, छोड़ने वाली विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को बांधने, छोड़ने के लिए एंजाइम्स का काम भी करते हैं, वाहक का, बाइंडिंग का, बाइंडिंग मतलब एज अ रिसेप्टर कि उसके ऊपर
जाके लग जाएं और उसके साथ वो एंट्री करें। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है प्रोटीन का। इस प्रकार प्रोटीन कोशिका झिल्ली की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई के रूप में काम करती है। प्रोटीन भी महत्वपूर्ण अंतःकोशीय संरचनात्मक इकाइयां हैं। प्रोटीन का सबसे महत्वपूर्ण संरचनात्मक कार्य लोह त्वचा और संयोजी ऊतकों से संबंधित है। हमारी त्वचा के अंदर जो कोलेजन आप सुनते हैं, कोलेजन भी एक क्या है, ये भी एक प्रोटीन है जो कि हमारी पूरी स्किन की हेल्थ के लिए जरूरी है। तो त्वचा कला टिश्यू से बनी होती है जो न केवल शरीर के बाहरी हिस्से को कवर करती है बल्कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, श्वसन पथ और मूत्र पथ को भी कवर करती है। त्वचा में पाए जाने वाला मुख्य प्रमुख प्रोटीन मेलेनिन है। संयोजी ऊतकों में कोलेजन और इलास्टिन दो अलग अलग प्रकार के प्रोटीन होते हैं। मांसपेशियों में लगभग 20% प्रोटीन 75% और 5 अकार्बनिक पदार्थ ग्लाइकोजन और अन्य अकार्बनिक यौगिकों से बनी होती है। मांसपेशियों में प्रमुख जो प्रोटीन मायोसिन होता है मसल्स में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि त्वचा में पाए जाने वाले सबसे प्रमुख प्रोटीन मेलानिन एंड कोलेजन होता है। मेलानिन ही कार्बन कह रही हूँ, विटामिन डी को एब्सॉर्ब करता है। ठीक है, तो विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है? मेलानिन, जो कि क्या है? प्रोटीन है। और जो हमारी स्किन को एक इलास्टिसिटी देता है, एक वो सब देता है, तो वो काम करता है कोलेजन और इलास्टिन। दो अलग अलग प्रकार के प्रोटीन है। मसल्स में 25%, तो यहाँ पे कुछ परसेंटेज दी गई है। मांसपेशियों में का प्रमुख प्रोटीन कौन सा है? मायोसिन है, एक बड़ा गोलाकार प्रोटीन है जो स्ट्रक्चरल स्फेरिकल है। ठीक है, तो स्नेहक के रूप में प्रोटीन श्वसन पथ, मुख्य गुहा, योनिपथ और मलाशय गुहा का श्लेष्मा उस जलन को कम करता है, तो इन मार्गों में गुजरने वाली सामग्री के कारण हो सकती है। यह श्लेष्म एक म्यूकोप्रोटीन है। यह एक संयुग्मित प्रोटीन, संयुग्मित मतलब जो प्रोटीन किसी नॉन प्रोटीन चीज से जुड़ के बनी होती है, जो हमने इस क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा था, जिसमें हेक्सोसामाइन होता है। स्नेहक के रूप में प्रोटीन जोड़ों को भी घेरते हैं और उनकी गति को सुविधाजनक, यानी कि हमारे जॉइंट्स के आसपास भी प्रोटीन जो उनको क्या बनाते हैं? घेरते हैं और उन मूवमेंट को इजी बनाते हैं, आसानी से मूवमेंट हो सके। और प्रतिरक्षा प्रणाली में भी प्रोटीन का बहुत महत्वपूर्ण, जो हमारी एंटीबॉडीज होती हैं वो भी प्रोटीन की बनी होती हैं। तो एंटीबॉडीज के बेस हमारी इम्यूनिटी, इम्यूनोग्लोबिन जो प्रोटीन होता है, तो वहां पे भी ग्लोबिन जो है वो आपका एक प्रोटीन है जो इम्यूनो के साथ, तो इस तरीके से जो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम भी आपकी प्रोटीन हेल्थ पर डिपेंड करता है। अगर आपका प्रोटीन इंटेक कम होगा, प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी, तो आपका इम्यून सिस्टम भी वीक होगा। तो वाई ग्लोबुलिन जैसे प्रोटीन शरीर की विदेशी कोशिकाओं से बचाने का काम करते हैं। तो एंटीबॉडीज का काम है जो अनवांटेड बाहर की चीजें उनको हटाने का। तो लिम्फोसाइट द्वारा निर्मित इम्यूनोग्लोबिन बड़े पेप्टाइड्स होते हैं जिनमें से एक से अधिक बुनियादी मौलिक इकाइयां होती हैं। तो ये कुछ फंक्शंस हैं, आप इनको ध्यान पूर्वक समझना चाहिए। ठीक है, प्रोटीन का कितना महत्वपूर्ण रोल है आपकी ओवरऑल, आपके हेयर में भी प्रोटीन है, कैराटिन प्रोटीन है, आपकी स्किन के इलास्टिसिटी, जो बूढ़ा झुर्रियां आ जाती हैं बूढ़े होने पर, वो कोलेजन कम होता है जिससे झुर्रियां, झाइयां, बुढ़ापा नजर आने लगता है। तो प्रोटीन की कमी से ही वो ऐसा होता है। अगर आप अच्छा हेल्दी प्रोटीन खाते रहेंगे तो आपकी स्किन अच्छी बनी रहेगी। इसी के साथ साथ जैसे आपका जो मुख्य प्रोटीन है जो स्किन को अच्छा हेल्दी बनाए रखता है वो मेलानिन है, एंड विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन उसी के द्वारा होता है, और एक जो है चिकनाहट भी बनाकर रखता है हमारी बॉडी के अंदर। तो प्रोटीन
कुछ आयु अवधियों में जब विकास तेजी से हो, जो मैंने अभी आपको बताया था, तो पूर्ण अवधि के शिशु संतोषजनक वजन बढ़ाने के लिए लगभग 2 से 2.5 ग्राम पर केजी एक दिन की जरूरत होती है। पर केजी, अगर 10 किलो वजन है बच्चे का, तो उसकी रिक्वायरमेंट 2 ग्राम के कम से हुई आपकी 20 ग्राम एक दिन की, 20 से 25 ग्राम एक दिन की जरूरत हुई एक नवजात शिशु, नवजात तो नहीं, एक ऐसा बच्चा जिसका वजन 10 किलो के आसपास है। तो ऐसा समझ गए आप, 1 किलो वजन पर 2 से 2.5 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है बच्चे को। शिशु और बच्चों जिनकी वृद्धि दर हर समय पहले जन्म या नवजात शिशु तेज नहीं होती, इसके लिए काफी कम। तो ऐसे बच्चों की जो जहां पे अभी बहुत छोटा है, तो उस समय 1.25 ग्राम पर केजी पर डे की आवश्यकता होती है। किशोरावस्था के दौरान जैसे जैसे विकास दर बढ़ती है, प्रोटीन की जरूरतें बढ़ती हैं। जैसे 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 मनुष्य अपना विकास पूरा कर लेता है, प्रोटीन की आवश्यकता कम हो जाती है। फिर उसका बस मेंटेनेंस, रिपेयरेंस और तो नई सेल्स थोड़ी थोड़ी तो बनती रहती है हमेशा ही। ऐसा नहीं है कि सेल्स डेवलपमेंट रुक जाता है, पुरानी खत्म होती रहती है, नई बनती रहती है। पर जब तक शरीर का विकास और वृद्धि हो रही है, तब तक सेल्स कंटिन्यू नहीं बन रही है। तो ऐसे बच्चों को प्रोटीन की मात्रा ज्यादा चाहिए होती है। तो ठीक है, वही इसमें बताया गया है कि जैसे जैसे वो अपना ग्रोथ पूरी कर लेता है, तो उसके बाद फिर उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। उसको सिर्फ रख रखाव स्तर के लिए प्रोटीन चाहिए होता है। तो पर्यावरणीय तापमान, जैसे जैसे पर्यावरण तापमान थर्मिक तटस्थ के सीमा के ऊपर या नीचे बढ़ता है, गिरता है, तो जानवर अपने शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए भी कैलोरी व्यय बढ़ाना शुरू कर देते हैं, यानी कैलोरी को ज्यादा खर्च करना शुरू कर देते हैं। ऊर्जा आवश्यकताओं में वृद्धि के साथ साथ रखरखाव के लिए प्रोटीन की आवश्यकता में भी वृद्धि होती है। इसके लिए अत्यधिक पसीने के दौरान नाइट्रोजन नष्ट हो जाती है और बहुत गर्म वातावरण होता है, ऐसे आहार में अधिक प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। ठीक है। पिछला आहार, प्रोटीन आवश्यकताओं के निर्धारण के पिछले आहार का भी प्रभाव काफी गहरा होता है। कुपोषित लोगों में सुपोषित लोगों की तुलना वे प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है। जो कुपोषित है, माल न्यूट्रिशन है, उनको ज्यादा। शरीर में प्रत्येक प्रोटीन का एक कार्य होता है और यदि इनमें से कुछ प्रोटीन नष्ट हो जाते हैं तो शरीर में कार्य में हानि होती है। और इस अवधारणा का समर्थन प्रोटीन की कमी वाले जानवरों के संक्रमण में लेने की, तो यानी कि जिनके जो कुपोषित है उनको प्रोटीन की आवश्यकता ज्यादा होती है, जो सुपोषित है उनकी बैलेंस रहती है, वो बस एक नॉर्मल एक मात्रा से भी अपनी पूर्ति कर सकते हैं। शारीरिक गतिविधियां, जैसे पुरानी किसी को कुपोषण चला रहा है तो उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी ना। शारीरिक गतिविधि, कई अध्ययनों में विषयों का एथलेटिक जो प्रदर्शन करते हैं, यानी जिनका बहुत ज्यादा फिजिकल मेहनत है, तो एक लोकप्रिय साधन के विपरीत भारी मांसपेशियों के काम के लिए भारी प्रोटीन आहार की आवश्यकता होती है। आमतौर पर जैसे मांसपेशियों गतिविधि में वृद्धि करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है। जैसे तापमान को, मसल्स को स्ट्रेंथन, इन सब में ऊर्जा के जो प्रोटीन की है उनकी जरूरत बढ़ जाती है। पुरुषों को उनके अधिक शारीरिक गतिविधि और बड़े शरीर के आकार के कारण महिलाओं की तुलना में अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। गर्भावस्था, स्तनपान और आघात से प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ जाती है। ठीक है। यदि कोई आपका किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई चोट है ना, कोई बहुत ही रिपेयर बहुत तेज चाहिए, फास्ट हीलिंग चाहिए, गर्भावस्था, स्तनपान, जो मैंने अभी आपको बताया, उस समय प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। महिलाओं के कंपैरेटिवली पुरुषों की मात्रा ज्यादा चाहिए। आईसीएमआर द्वारा, देखिए आईसीएमआर भी सजेस्ट करता है मात्रा को, डब्ल्यूएचओ भी सजेस्ट करता है। तो दोनों की रिक्वायरमेंट, अगर आप दोनों का टेबल देखेंगे, दोनों की टेबल में वेरिएशन मिले, थोड़ा सा मतलब नंबर चेंज मिलेंगे, दोनों का सिमिलर नहीं मिलेगा। तो लगभग समान होता है बट बिल्कुल सेम नहीं होता। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको सारे चीजें बताई गई हैं वो आईसीएमआर के द्वारा जो सजेस्ट है, ठीक है, उसके द्वारा आपको बताई गई है।
चलिए अभी यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए। कोई क्वेश्चन तो आप पूछ लीजिए, पूछ लिया करें, कोई क्वेश्चन इस क्लास से नहीं आता। चलिए तो अभी हमने बीच में कुछ टेबल्स दी गई हैं, इन टेबल्स को हम पहले पढ़ चुके हैं, एक बार आप, हाँ तो यहाँ पे ये टेबल हमने एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। प्रोटीन एमिनो एसिड जो अपरिहार्य है, जो शरीर में संश्लेषित नहीं होते, तो मतलब जो अमीनो एसिड शरीर नहीं बनाता है तो वो अपरिहार्य है, मतलब नहीं, वो क्या है, वो असेंशियल है, शरीर नहीं बनाता है। तो या दो से अधिक प्रोटीनों का मिश्रित करना ताकि एक प्रोटीन का मौजूद आवश्यक अमीनो एसिड की अधिकता दूसरे प्रोटीन के समान अमीनो एसिड की कमी को पूरा कर सके। जैसे दाल राइस हो गया, ये हो गया, वो कॉम्बिनेशन में जब आप मिक्स फूड खाते हैं तो इसीलिए कि मिक्स आपके सभी अमीनो एसिड्स की पूर्ति हो सके। अमीनो एसिड जो डिस्पेंसेबल हैं और शरीर में संश्लेषित किए जा सकते हैं। तो कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो शरीर अपने आप बना लेता है, फिर शरीर में चयापचय के दौरान परिवर्तनीय रूप से मेटाबॉलिज्म होने वाले शरीर के प्रोटीन के संश्लेषण के लिए अमीनो एसिड प्रदान करने के लिए प्रोटीन की मात्रा का सेवन किया जाना चाहिए। प्रोटीन जिनमें केवल अमीनो एसिड्स या उनके व्युत्पन्न होते हैं और कोई कृत्रिम समूह नहीं होता है, किसी व्यक्ति के आहार या मेन्यू में मौजूद पोषक तत्वों को बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाने वाले खाद्य पदार्थ। तो यहाँ पे प्रोटीन जिनमें केवल अमीनो एसिड या उनके व्युत्पन्न होते हैं, मतलब उनसे पैदा होने वाले, ठीक है, और कोई कृत्रिम समूह नहीं होता है, सिर्फ उन्हीं से पैदा डेराइव्ड प्रोटीन होते हैं। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। चलिए तो यहाँ पे हम पेज नंबर 27 पर विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट और उनके स्रोत, ये भी हमने पढ़ लिए थे। मोनोसेकेराइड, ड्राइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड, पेंटासेकेराइड एंड चीनी शराब, ठीक है। तो जिनमें एक मॉलिक्यूल है वो मोनोसेकेराइड, डाई में 2, ट्राई में 3, टेट्रा में 4, पेंटा में 5 और ये, तो इनके उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पर, इनके सोर्सेज भी दिए गए हैं, ये मैंने उस दिन भी आपको बताया था। मोनोसेकेराइड्स के फल, शहद आदि, डाइसेकेराइड्स के ग्लूकोज, सिरप, दूध, दूध उत्पाद, गन्ना, चीनी, तो इनमें डाइसेकेराइड्स होते हैं। ट्राइसेकेराइड्स जैसे चने, फलियां, दालें, ग्लूकोज, सिरप। टेट्रासेकेराइड्स ग्लूकोज, सिरप, बीन्स, फलियां, तो इस तरीके के ये इनके सोर्सेज बताए गए हैं। और कंपोनेंट्स बताए गए हैं किन किन से मिलकर बने हैं, जैसे कि मोनोसेकेराइड तो मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड किस किस से, ग्लूकोज के माल्टोज है। तो जैसे डाइसेकेराइड के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज, ठीक है। माल्टोज किस किस से बना है, ग्लूकोज के ही 2 अणुओं से मिलकर बना है। लैक्टोज किससे, एक ग्लूकोज का अणु है, एक गैलेक्टोज का है। सुक्रोज किससे, एक ग्लूकोज का है, एक फ्रक्टोज का है। तो ये इनके उदाहरण हैं। मोनोसेकेराइड में सिंपल है, ग्लूकोज होगा, फ्रक्टोज होगा या गैलेक्टोज होगा।
इसी तरह ट्राइसेक्राइड के दो एग्जाम्पल है, रेफिनोज और माल्टोट्रायोज। सो यहाँ पे ग्लूकोज, फ्रक्टोज या गैलेक्टोज ग्लूकोज 3 अणु होंगे। तो इसी तरीके से टेट्रा में 4 अणु होंगे ग्लूकोज के। तो इन्हीं के आधार पर ग्लूकोज के कितने अणु प्रेजेंट हैं उसी के आधार पर यहाँ पे इनके नाम दिए गए, कैटेगरी दी गई है। अब पेज नंबर 29 पर आ जाते हैं। पेज नंबर 29 पे कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्च के रूप में आपने कोई चीज ली तो सलाइवा से सलाइवा एंड पैनक्रिएटिक एमाइलेज ने ये एंजाइम्स ने उनके ऊपर एक्ट करा और उसको उसका ब्रेक डाउन कर दिया। तो उसका ब्रेक डाउन आइसोमाल्टोज या माल्टोज, सो उसको फिर ब्रेक डाउन आगे होगा माल्टेज एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज में। सुक्रोज के रूप में अगर आप लेते हैं तो सुक्रोज का जो ब्रेक डाउन है सुक्रेज एंजाइम उसके ऊपर एक्ट करेगा और उसे ब्रेक डाउन कर देगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। लैक्टेज के ऊपर, लैक्टोज के ऊपर लैक्टेज एंजाइम एक्ट करेगा और ग्लूकोज, और क्योंकि लैक्टोज किससे मिलके बना है, एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज, तो उसी में ब्रेक डाउन हो जाएगा। सुक्रोज एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज से मिलके बना है। माल्टोज के अंदर सिर्फ 2 ग्लूकोज के, तो माल्टेज एंजाइम से वो ग्लूकोज के 2 अणुओं में ही टूट जाएगा। तो इस तरीके से इनका ब्रेकडाउन सिंपलर फॉर्म में, स्टार्च का सिंपलर फॉर्म में ब्रेकडाउन होगा। तो पहले यहाँ पे आप सलाइवा और पैनक्रिएटिक एमाइलेज इन पे काम करेगा। ठीक है, सलाइवा एमाइलेज जो होता है वो सलाइवा से रिलीज होगा एंड पैनक्रिएटिक यानी पैनक्रियाज से रिलीज होगा। ठीक है, उसके बाद जो है ये अलग अलग फॉर्म में अलग अलग एंजाइम्स के उनके, जिस अगर सुक्रोज है तो सुक्रेज एंजाइम उसको ब्रेक डाउन करेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, कौन सा चीज है उसी के अकॉर्डिंग एंजाइम्स उन्हें ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, तो पेज नंबर 29 तक हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे रक्त शर्करा का विनियम आ जाता है इसको, और फिर आते हैं यहाँ पे ये फैट आ जाते हैं। फैट सैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड, लिनोलिक N6 एंड लिनोलिक N3 यानी कि ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 आप जानते होंगे, तो उसी को N3 यानी ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। तो जितना उसके अंदर लगभग जो है ओमेगा 6 प्रेजेंट होता है उतना, तो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 दोनों ही हमारी हेल्थ के लिए जरूरी है, बट एक लिमिटेड मात्रा में। ठीक है, ओमेगा 6 आपके हार्ट हेल्थ के लिए काफी अच्छा रहता है और ओमेगा 3 आपके ओवरऑल स्किन, ब्रेन, सब चीजों के लिए अच्छा रहता है। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि पर डे किसको कितनी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ग्रुप दिया है वयस्क, और ये है रिक्वायरमेंट विजिबल इनविजिबल फैट एंड मिनिमम विजिबल फैट, सजेस्टेड डिजायरेबल विजिबल फैट इनटेक। तो ये नीचे चार्ट दिया गया, वयस्क, बड़े बच्चे, छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान करने वाली महिलाएं, तो इनकी जो रिक्वायरमेंट है ये है, फैट की रिक्वायरमेंट यहाँ पे सजेस्ट की गई है, तो उसका टेबल यहाँ पे दिखाया गया है। इनविजिबल फैट एंड जो विजिबल फैट है, मिनिमम विजिबल फैट, सजेस्टेड डिजायरेबल विजिबल फैट इनटेक का टेबल यहाँ पे दिया गया है। भारतीयों की वसा संबंधी आवश्यकताएं, असेंशियल, कंडीशनल एंड नॉन असेंशियल, ये यहाँ पे जो है असेंशियल यानी कि जो नॉन एमिनो 9 असेंशियल एमिनो एसिड्स मैंने आपको बताए थे उनके यहाँ पे नाम दिए गए हैं, जो 9 एमिनो एसिड्स आपको खाने से चाहिए होते हैं। कंडीशनल एंड असेंशियल हैं, ये 4 हैं, और नॉन असेंशियल यहाँ पे जो है 4 नाम दिए गए हैं। तो ये एमिनो एसिड्स
तो अमीनो एसिड्स का वर्गीकरण यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ये जो चार्ट नंबर 2.3 है, ये फैट भारतीयों की वसा संबंधी आवश्यकताओं का चार्ट है। इसके बाद ये जो नेक्स्ट चार्ट है आपका, ये आता है अमीनो एसिड्स का वर्गीकरण, असेंशियल, नॉन असेंशियल एंड कंडीशनल एसेंशियल अमीनो एसिड्स का चार्ट। तो यहाँ पे मेथियोनिन, ट्रिप्टोफेन, तो ये सारे आपके एसेंशियल, आर्जिनिन, हिस्टाडिन, थ्रेओनिन, लाइसिन, ये सभी एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। एंड इसके बाद आता है चार्ट कुछ महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की मात्रा। कुछ खाद्य पदार्थ भी दिए गए हैं जिनमें जो प्रोटीन की मात्रा बताई गई है। अनाज के अंदर 6 से 14 ग्राम प्रोटीन होता है 100 ग्राम अनाज के अंदर। 100 ग्राम फलियों की अगर बात करें, तो बीन्स की बात करें, तो उसमें 18 से 24 ग्राम प्रोटीन होगा। सोयाबीन के अंदर 43 ग्राम, मतलब हाईएस्ट क्वांटिटी में, काफी अच्छी मात्रा में, हाईएस्ट तो नहीं कहेंगे, काफी अच्छी मात्रा में प्रोटीन होगा 100 ग्राम सोयाबीन्स के अंदर। मेवे और तिलहन में 18 to 40 ग्राम होगा पर 100 ग्राम। तिलहन, भोजन, अंडे, मुर्गी, इनमें 45 to 55 ग्राम जो है प्रोटीन होता है पर 100 ग्राम। यानी कि तिलहन में, अंडे के अंदर मैंने पहले बताया काफी अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। अगर आप एग खाते हैं तो आपको सभी प्रोटीन उसके अंदर मिल जाएंगे, लेकिन तिलहन के अंदर जैसे सेसमी सीड्स और जो तिल हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, तो इन सब के अंदर भी आपको काफी अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलते हैं। हाँ, यहाँ पर फिर और है मिल्क के अंदर भी, मिल्क पाउडर, मिल्क फुल क्रीम, इनके अंदर कितनी कितनी मात्रा में, मिल्क के अंदर 53 टू 54 ग्राम पर 100 ग्राम। तो फिश में 18 to 20 ग्राम पर 100 ग्राम। और जो मतलब होता है मीट, उसके अंदर 18 to 20 ग्राम पर 100 ग्राम पर 100 ग्राम मतलब प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण, ये तो हो गया प्रोटीन के चार्ट। ओके, तो यहाँ पे आदमी की गतिहीन कार्य, मध्यम कार्य, भारी कार्य। तो पुरुष के लिए 60 kg वेट पर आपको 60 ग्राम प्रोटीन सजेस्ट किया जाता है कि एक दिन में 60 ग्राम प्रोटीन एक जो है पुरुष को लेना चाहिए। महिला के लिए लगभग 50 ग्राम, एक जो वयस्क महिला है उसके लिए। ठीक है, तो उसके ऊपर, और जो गर्भवती महिला है तो यहाँ पे 15 ग्राम आप उसमें और ऐड कर दें। तो बच्चों के लिए जैसे मैंने बताया था 0 से 6 मंथ का जो बच्चे हैं उसमें +25 ग्राम ऐड कर दें। 6 to 12 मंथ होगा, यहाँ पे 6 to 12 मंथ होगा तो इतने +18, मतलब इतना इतना ग्राम प्लस करते चले जाना है। तो बच्चों के अंदर, शिशुओं के अंदर यहाँ पे देख लीजिए। और बच्चों को 1 से 3 साल के बच्चे हैं तो उनको इतने ग्राम की जरूरत होती है। सभी का यहाँ पे चार्ट दिया गया है। 4 to 6 ईयर का बॉय और गर्ल दोनों का यहाँ पे चार्ट दिया गया है। अगर बच्चे हैं 1 से 3 साल के तो उनकी कितनी कितनी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। लड़के 10 से 12 साल के जो लड़के हैं उनकी 35.4 ग्राम, लड़कियों की 31.5, लड़के तो ऐसे एज वाइज 13 to 15 ईयर में आपकी लगभग 47 ग्राम बॉयज की, और 13 to 15 ईयर्स में 46 ग्राम्स लड़कियों की, लगभग ऑलमोस्ट सेम है। और 16 से 18 साल में 57 ग्राम पर मतलब इतनी रिक्वायरमेंट चाहिए बॉयज को, एंड 49 यानी कि उस एज में गर्ल्स का रिक्वायरमेंट थोड़ा सा कम हो जाता है। और एक वयस्क व्यक्ति की तो हमने बताई दी है, लगभग 60 kg वेट पर 60 ग्राम प्रोटीन ही उनकी रिक्वायरमेंट होती है।
तो ये यहाँ पे हमने चार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। देखिए आपको ये सब चीजें नोट करनी चाहिए। आप इनको अगर समझेंगे तो आप इनको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अच्छा, अभी आज का ही मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। तो आज मैंने आपको बताया कि प्रोटीन का क्लासिफिकेशन के बेस्ड पर जो है जो प्रोटीन है वो कितने प्रकार के होते हैं, अगर उनका रासायनिक प्रकृति के आधार पर उनका क्लासिफिकेशन किया जाए तो कितने प्रकार के होंगे? तीन प्रकार के होते हैं। तो थ्री इसमें टाइप्स। हाँ, तो इसमें जो डेराइव्ड प्रोटीन या व्युत्पन्न प्रोटीन है, तो आप क्या मुझे बता पाएंगे जो डेराइव्ड प्रोटीन है वो मतलब क्या है, किस तरीके से मतलब वो बनता है? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिनो एसिड्स के बेस पर अगर इनका वर्गीकरण किया जाए तो ये कितने प्रकार के होंगे? थ्री। कौन कौन से? एसेंशियल होगा, नॉन एसेंशियल, और एक से शर्त रूप से आवश्यक, सेमी। सेमी एसेंशियल भी आप हाँ। इनको कह सकते हैं, थर्ड को सेमी एसेंशियल। अब असेंशियल एमिनो एसिड्स कितने टाइप के होते हैं, मतलब टोटल एमिनो एसिड्स कितने होते हैं? 20 टोटल। तो 20 में से आपका जो असेंशियल एमिनो एसिड्स हैं वो कितने प्रकार के होंगे? 9 होते हैं। 9। 9। तो 9 का मतलब भी मैंने भी आपको बताया था। असेंशियल का मतलब क्या होगा? असेंशियल मतलब जरूरी, तो उसको किस बेस पे उसको असेंशियल कहा गया है? मोस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी रहता है, वो जरूरी रहते हैं शरीर के लिए, और वो इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं और धुल जाते हैं। नहीं, आपने सही बोला, बट अभी असेंशियल का आंसर इसमें नहीं था। असेंशियल का असेंशियल नाम या जरूरी एमिनो एसिड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो ये एमिनो एसिड्स हम बाहर खाने से लेंगे। ठीक है, ये हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है, नहीं सिंथेसिस करती है, तो ये हमें बाहर से चाहिए, बाहर के खाने से चाहिए, तो इसलिए ये असेंशियल है। नॉन एसेंशियल या गैर जरूरी, ऐसा नहीं है, जरूरी तो 20 के 20 हैं, पर बॉडी जो 11 वो हैं एमिनो एसिड जिनको हमने नॉन एसेंशियल कहा, नॉन एसेंशियल का मतलब है कि वो बॉडी खुद बना लेती है, आपको बाहर से उन्हें लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए उन्हें नॉन एसेंशियल कहा। धन्यवाद। ओके, अभी आप बताएंगे जैसे मैंने बताया था जो इसका एक फंक्शन हमारी इम्यूनिटी के लिए भी काफी अच्छा ये काम करते हैं प्रोटीन, तो वो कैसे करते हैं, क्या कोई मुझे बता पाएगा? तो आपके अंदर ये जो है इम्यूनिटी बूस्टर की तरह भी, मतलब एज एंटीबॉडीज काम करते हैं। जो एंटीबॉडीज होती हैं वो क्या है आपके अंदर? प्रोटीन, वाई ग्लोब्युलिन जैसे प्रोटीन, यहाँ पे एक उदाहरण भी दिया गया है, वाई ग्लोब्युलिन जैसे प्रोटीन शरीर को विदेशी कोशिकाओं से बचाने का काम, विदेशी मतलब जो बाहर शरीर से बाहर से आ रही है अंदर हमारे शरीर में, ठीक है, कोई अनवांटेड चीज है, कोई जो शरीर में बीमारी पैदा करने वाली चीजें हैं, तो उनको बचाने का काम करती हैं। लिम्फोसाइट्स द्वारा निर्मित इम्यूनोग्लोबिन जैसे बड़े पॉलीपेप्टाइड होते हैं जिनमें एक से अधिक बुनियादी मोनोमेरिक इकाइयां होती हैं। इम्यूनोग्लोबिन
मैंने बताया भी था, इम्यूनोग्लोबिन एक अच्छा एंटीबॉडी है, एक बड़ा पॉलीपेप्टाइड है जो कि एज ए एंटीबॉडी हमारे अंदर प्रेजेंट होता है और बाहर की चीजों से हमें बचाता है। वाई ग्लोबुलिन 2 उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। मैम अगर रिसेप्टर डैमेज होने लगे तो क्या क्या उसका ये होता है? किसी भी व्यक्ति का को ब्रेन का रिसेप्टर अगर लो हो गया या रिसेप्टर फंक्शन नहीं कर रहा है क्रेडेंशियल वेन्स में, तो उनकी शारीरिक क्षमता कम हो जाती है या मानसिक क्षमता? देखिए जैसे इंसुलिन का उदाहरण आप ले लेते हैं, आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन का जाना, इंसुलिन का काम कहाँ है? सेल्स के अंदर। अगर आपका रिसेप्टर उसको रिसीव करता है और सेल्स के अंदर उसको एंट्री कराता है, तो अगर आपका सपोज इंसुलिन अंदर रिसेप्टर इंसुलिन को वो नहीं रिसीव नहीं कर रहा है, तो आपके सेल्स के अंदर इंसुलिन की कमी हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंसुलिन रेसिस्टेंस बोलते हैं। यानी कि ब्लड इंसुलिन पैनक्रियास तो कंटिन्यू प्रोड्यूस कर रहा है, भेज रहा है, बट वो काम कहाँ है उसका? सेल्स के अंदर। तो सेल्स के अंदर इंसुलिन नहीं पहुंच रहा है क्योंकि रिसेप्टर उसको रिसीव नहीं कर रहा है और उसका जो वो अंदर एंट्री नहीं कर पा रहा है। तो सेल्स से सिग्नल ब्रेन को जाएगा कि सेल्स के अंदर इंसुलिन नहीं पहुंच रहा है, तो सेल्स तो सिग्नल भेजेगा ब्रेन को कि आप इंसुलिन को प्रोड्यूस करिए और बनाइए। तो उस ब्रेन सिग्नल देगा आपके पैनक्रियाज को, तो पैनक्रियाज को मैसेज जाएगा, तो पैनक्रियाज आपका इंसुलिन का सिक्रेशन और बढ़ा देगा, सिंथेसिस। तो इससे आपके ब्लड के अंदर इंसुलिन तो बढ़ रहा है बट सेल्स के अंदर नहीं पहुंच रहा है, तो इस कंडीशन को आप इंसुलिन रेसिस्टेंस कहेंगे। तो जिसकी वजह से आपकी क्या होता है? मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता, तो और बॉडी के अंदर वीकनेस आने लगती है। तो इस तरीके से रिसेप्टर अगर फंक्शन नहीं कर रहे हैं तो इस तरीके से प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, समझ गए अभी आप? क्योंकि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे को ये लोग ने डायग्नोसिस किया कि ब्रेन रिसेप्टर्स फेल हो गए हैं अभी। क्रेडेंशियल ब्रेन रिसेप्टर्स काफी सारे डैमेज हो गए हैं अभी। ये काफी बड़ी मात्रा में माथाकूट चल रही है मुंबई में जसलोक हॉस्पिटल में। पर अभी हम लोग इनके साथ में काफी होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदा तीनों के निष्णात जो मुंबई के बड़े बड़े महात्मा लोग हैं उनसे माथाकूट कर रहे हैं कि भाई ये कैसे हुआ, ये लोग कैसे हुआ इसका तो ये लोग रूट कॉज पे नहीं आ पा रहे हैं। हम लोग को, मैं उनको एक ही क्वेश्चन किया कि मुझे रूट कॉज चाहिए कि भाई क्यों हुआ, किससे फैक्टर्स तो अलग अलग हो सकते हैं, किस वजह से आपके रिसेप्टर्स जो हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, उसके फैक्टर्स पे हम नहीं जाएंगे। कई बार इनएक्टिविटी की वजह से भी ऐसा होता है और कई बार डेफिशिएंसी के कारण भी ऐसा होता है। तो रीजन कई हो सकते हैं जिसकी वजह से रिसेप्टर्स प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, और रिसेप्टर्स का काम है एंजाइम्स को, हर चीज को रिसीव करने का। ठीक है, अगर आपके घर दरवाजा बंद है, आपके घर कोई गेस्ट आ रहा है और आप ही घर पर मौजूद, आप घर पे तो है अंदर पर आपका दरवाजा ही नहीं खुल रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? गेस्ट अंदर आएंगे ही नहीं, वो कंडीशन। ठीक है, आप होस्ट भी घर के अंदर है, गेस्ट घर के बाहर खड़े हैं, गेट के बाहर, गेट नहीं खुल रहा है आपका, तो क्या होगा? वही सिचुएशन समझ लीजिए रिसेप्टर्स का। नहीं, अभी ये बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट। देखो अभी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा करना चाहूंगी कि अभी क्लास का टाइम ओवर हो चुका है 3 मिनट्स, तो इस पे हम फिर बात करेंगे। और ठीक है, तो भी धन्यवाद। ओके, वेलकम। क्योंकि अब कम से कम 1 लाख रुपया एक जांच के पीछे गया है, अभी कुछ फायदा नहीं हुआ है और रूट कॉज नहीं मिलेगा।